हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का राइज इंडिया यूनिवर्सिटी एकेडमी में। अपना यूट्यूब हैंडल नेम है राइज इंडिया विद राजा। इतिहास की श्रृंखला चल रही थी हमारी। पिछली क्लासों में हम लोग कहाँ थे? मगध पढ़ लिया था। ठीक, मगध में हम लोग नंद तक देख लिया था हम लोगों ने, राइट। और अब एक नया वहीं पे आप लोगों ने पढ़ा था कि नंद वंश के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? धनानंद। ठीक है, चाणक्य से उनका एक कॉन्फ्लिक्ट भी देखा था आप लोगों ने कि कुछ बात हो गई थी चाणक्य से, चाणक्य गुस्सा हो गया था, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने चंद्रगुप्त नाम के एक व्यक्ति को क्या किया, देखा और उसे सोचा कि इसको हम क्या बनाएंगे, भारत का सम्राट बनाएंगे। किसने सोचा? चाणक्य ने। यहां तक हम लोगों ने कहानी पिछली क्लासों में समझ ली थी, यही तो था। आज हम शुरुआत करते हैं मौर्य काल की। चाणक्य ने जिस व्यक्ति को चुना, जिस बच्चे को चुना, उस बच्चे का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से वो पहली बार कहां बैठा? भारत की गद्दी पर बैठा और अखंड भारत का सपना देखा। किसका सपना? तो एक बात समझो, जब हम बात करते हैं ना इतिहास में और बात करते हैं भारत की, तो आज जैसा कोई भारत नहीं है। ठीक है, कि आज जैसे हमारी जो सीमाएं हैं वो फिक्स हैं। वो एक पहली बार सपना, मतलब आप ये समझो, राजा होते थे छोटे छोटे या छोटे बड़े राजा, किसी ने किसी का जीत लिया तो उन पे मिला लिया। समझे बात? कोई ऐसी इंटरनेशनल, जैसे आज क्या है कि आज के दौर में इंटरनेशनल एक बॉडी है, यूएन जिसे आप कहते हो, यूनाइटेड नेशन, है ना। लगभग सब चीज की बात, जब भी कोई मुद्दा आता है तो उठ के वहां जाता है कि देखो ये हमारी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, ये हमसे व्यापार का उल्लंघन कर रहे हैं, तो डब्ल्यूटीओ आ जाता है। ऐसे ही अभी क्या हो रहा था उस समय कि जो पहला कोई व्यक्ति आया जिसने पहली बार कहा कि अखंड भारत, एक ऐसा भारत जो अखंड हो, बहुत बड़ा भारत। ठीक है, तो वो व्यक्ति कौन थे? चाणक्य। चाणक्य, ठीक है। और चाणक्य ने सपना देखा और पूरा किससे करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक, उन्होंने गाइड किया और चंद्रगुप्त ने पूरा भी किया। पुरानी कहानी को थोड़ा सा जोड़ के चलते हैं तो ज्यादा आसानी होगी समझने में। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहानी खत्म की थी कि उन लोगों का क्या हो रहा था। चंद्रगुप्त को उन्होंने देखा था बाहर आके, यही तो बात थी। किसने? चाणक्य ने। तो चाणक्य जब पहली बार, मतलब वहां से नंद का वंश है, नंद का दरबार है, और उनको वहां पे ना, मतलब बड़ी ही असामान्यजनक रूप से उनको वहां से निकाला गया है। कोई सम्मान थोड़ी दिया गया था। ठीक, सम्मान उनसे छीन के निकाला गया है, इवन भगाया गया है कह लीजिए। और वो वहां से गुस्सा होके आए हैं और अपनी शिखा खोल दी है। शिखा समझते हैं? चोटी खोल के आए हैं। बाहर आते हैं, देखते हैं तो आप लोगों ने, हम लोगों ने बचपन में एक वो पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा सॉरी, खेला होगा एक खेल, चोर सिपाही भाषा खेलो, है ना। ऐसे ही अगर आप जीवन सामान्य बीता हो, गांव में रहे हो या कस्बे में रहे हो, तो हम लोगों ने बचपन में कई सारे नाटक अभिनय भी किए होंगे कि तुम राजा बन जाओ, हम मंत्री बन जाते हैं, हम तुमको पकड़ के लाते हैं, तुमको पुलिस बन जाते हैं। खेला है सब। ऐसे ही उस समय कुछ बच्चे बैठकर खेल खेल रहे हैं, इसमें कोई राजा है, कोई मंत्री है, कोई चोर है, मतलब ऐसे खेल खेल रहा है। और उसका जो शासक बना बैठा है जो व्यक्ति, उसका नाम है चंद्रगुप्त। और जब चंद्रगुप्त को पहली बार देखते हैं, कौन? चाणक्य। ठीक, मक्खी बहुत परेशान करी, देखो एक कहां से आ गई है भाई, रोज आ जाती है ना एक। चल, तो चाणक्य वहां पे देखते हैं उनको, किसको? चंद्रगुप्त को। और जब चंद्रगुप्त को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये जो है ना, ये जो अभिनय में इतना अच्छा राजा है, अगर इसको चुनूं और इसको आगे ले जाऊं और इसका सम्मान करूं तो ये कितना अच्छा राजा होगा। बात समझ पा रहे हैं? और इन्हीं सब को समझते हुए उस व्यक्ति को, उस बच्चे को चंद्रगुप्त ने अपने पास क्या कर लिया? उसको अपने पास ले आए और उसे उसकी शिक्षा और दीक्षा देने लगे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। जान गए चंद्रगुप्त मौर्य की बात। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है, हम लोग अभी ईसा पूर्व चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? ईसा पूर्व। ईसापुर जानते हैं ना, पुराने क्लासों में हम लोग समझ लिया था ईसापुर और ईसवी का मतलब। ईसापुर के मतलब, हाँ, माइनस में, जीरो से उधर ना। हाँ, ठीक।
तो ये 321 से 297 ईसा पूर्व, 321 से 297 ईसा पूर्व, ठीक। बीसी लिखते हैं इसे, है ना, ठीक, बिफोर क्राइस्ट। ये वो दौर था जब चंद्रगुप्त मौर्य कहां बैठे, भारत की गद्दी पर बैठे, ठीक, और नंदों को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? नंदों को। नंद के जो अंतिम वंश थे उसको पराजित किया। देखो ना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन है, बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि ये मौर्य वंश से है, ठीक है। बहुत से इतिहासकार ने का ये भी मानना है कि ये पीपली वन के राजकुमार है। कौन है? पीपली वन के राजकुमार, ठीक। तो ये सब चीजें इतिहासकारों का अलग अलग मत है। जो भी रहे हों, जहां का रहे हों, योग्य तो थे, और योग्य बनाया किसने? चाणक्य ने, ठीक। एक नंदों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक सेना थी हमारी, किसकी? सिकंदर। सिकंदर की सेना ने नदी क्रॉस करने मना कर दिया। क्यों? सुन रखा था कि नंदों के पास पैसा बहुत है और पावर भी बहुत है, सेना उनकी बहुत सक्षम है। मगध काल की एक बहुत बड़ी विशेषता जो थी, वो विशेषता थी कि उनके जो शस्त्र थे वो भी तो बहुत महान थे। एक ऐसा शायद क्लासों में, पिछली क्लासों में मैंने बताया होगा या मिस हो गया होगा, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं। दो ऐसे शस्त्र थे जिन्होंने ना पूरी दशा और दिशा बदल दी, पूरे युद्ध की रणनीति बदल दी। उसका नाम क्या था? महाशिला कंटक और रथ मूसल। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बाहुबली, उसमें दिखाया गया है। अब वही नहीं है, लेकिन ऐसा रहा होगा, ठीक है, उसी से लिया गया है, ठीक। और इन दो हथियारों ने इतने उस समय के, जैसे आज हम जब बात करते हैं तो परमाणु की बात करते हैं सबसे, है ना, ऐसे उस समय का जो सबसे खतरनाक हथियार था वो कौन था? यही दो, ठीक, जिन्होंने युद्ध जीतने में, ये साम्राज्य को बढ़ाने में, विस्तार करने में बहुत भूमिका निभाई। फिलहाल समय के साथ चंद्रगुप्त ने, कौन है व्यक्ति? चंद्रगुप्त, मैं यहां लिख दूं सर, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये इनका शासनकाल है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में जो मुख्य, देखो ऐसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य जो जीत हासिल की वो दो है। एक तो पहला है किस पे? नंद वंश पे, ठीक है, और दूसरा किस पे? आपको याद होगा सिकंदर। सिकंदर आया और सिकंदर चला गया, जानते हो ये बात? सिकंदर जब चला गया तो उसका एक सेनापति था, नाम क्या था? सेल्यूकस। सेल्यूकस नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस के साथ भी एक युद्ध किया। ये जो आपका, ऐसे मैं बनाए दे रहा हूं यहां पे, ये जो इलाका है, ये वाला, ये भारत का ऊपर वाला सिरा है, ये जो इलाका है, ये जो आज अफगानिस्तान पाकिस्तान का जगह है, ठीक है, इधर यहीं तक आया था वो। पोरस मिल गए थे और उसने विदिशा का युद्ध हुआ था, ठीक है, और उसके बाद उसने रावी नदी का पार नहीं की थी। किसने? सिकंदर ने, उसकी सेना ने, और वापस चला गया था। तो ये वाला इलाका तो वो जीत लिया था ना, ये तो उसका था ही। तो इस पे एक को बना के गया था, अपने सेनापति को रखे गया था, इसका नाम क्या था? सेल्यूकस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहीं पे अगर हम आगे जाएंगे, ये जो जगह है, ये गंगा यमुना का मैदान है, और ये जगह है किसकी? यहां से नहीं होगी, सॉरी, थोड़ा सा यहां से, ये जगह है किसकी? ये मगध वाली जगह है ना, ये जगह। और यहां पे एक राजा बैठा है, इसका नाम क्या है? धनानंद, जो नंद वंश का शासक है। समझ पा रहे हैं? ठीक। तो अब दो चुनौतियां हैं, एक तो इनको हराया नंद वंश को, किसने?
चंद्रगुप्त ने। और दूसरा किसके साथ पहुंच गया लड़ाई करने? सेल्यूकस। अब उस समय के इतिहासकारों ने, खासकर जो उधर के इतिहासकार थे, ठीक, उन्होंने बड़ा एक अच्छे से इसको पिरोया है। उन्होंने अपनी हार नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा संधि हुई। क्या लिखा है? संधि। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ के जो इतिहासकार हैं वो लिखते हैं, जैसे इनका नाम सेंड्रोकोटस, आपने पढ़ा होगा। किसने नाम लिखा है सेंड्रोकोटस? जस्टिन, याद है? ठीक है, सेंड्रोकोटस और सेंड्राकोटस वहां के इतिहासकारों ने बोला है किसको? चंद्रगुप्त को। और कहा है कि उनकी संधि हुई किससे हुई है? सेल्यूकस निकेटर से हुई है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी आप देखना संधि में मिला क्या? मतलब इनसे किसकी क्या हो गई है? इनकी, यहां पे कर ले, इनकी तो हार हो गई, ठीक, जीत कौन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस का क्या हुआ? इनसे संधि हो गई है। मुझे एक बात बताओ, संधि होगी तो बराबरी की होगी। अभी आपको बताऊंगा संधि में हुआ क्या, तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जीते तो चंद्रगुप्त ही थे, ठीक। जब संधि हुई तो उन्हें काबुल, बलूचिस्तान और अफगान, किसके? काबुल, बलूचिस्तान और क्या था? अफगान, सॉरी, ठीक, काबुल, बलूच मतलब बलूचिस्तान वाली जगह और अफगान वाली जगह, ये तीनों किसको मिला? चंद्रगुप्त को मिला, ठीक। अगला क्या मिला? अपनी बेटी का विवाह करा दिया, जिसका नाम कार्नेलिया भी मिलता है, हेलेना भी मिलता है, ठीक है। हेलेना, यह इसी का नाम एक मिलता है क्या? कॉर्नेलिया, ठीक है, कॉर्नेलिया, हेलेना और कॉर्नेलिया, इन दोनों का विवाह, दोनों नहीं है, एक है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग कि दो? हाँ, कंफ्यूज हो रही, एक ही नाम है, ऐसे हम लोग ना दो नाम हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ इतिहासकार ने उनको कार्नेलिया कहा, कार्नेलिया कहा, कुछ लोगों ने क्या कहा? हेलेना कहा। इनका विवाह, अच्छा एक बात बताओ, बेटियों का विवाह उस समय वही करते थे। अपनी बेटी का अगर आप कहीं विवाह कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उनसे हारे हो। हमारे यहाँ तो लगभग चीजें ऐसे ही होती थी ना, देखा है आप लोगों ने, ठीक। अभी इतिहास में और देखेंगे भी हम लोग। अगला क्या है? ये सारे क्षेत्र किसको मिल गए हैं? ये सब कुछ किसको मिला है? ये मिला है चंद्रगुप्त को। और संधि हुई होगी तो कुछ उनको भी मिला होगा, सेल्यूकस को भी मिला होगा। उनको क्या मिला है? सिर्फ 500 हाथी मिले। किसको मिले हैं? अब आप बताइए क्या लग रहा है? एक तरफा झुका ही लग रहा है, इधर संधि कुछ। अगर वैवाहिक संबंध हटा भी दें हम, तो क्या ये 3 बड़े राज्य होने के साथ 500 हाथी क्यों उनका बदला होना चाहिए? ठीक, चलिए उस पर नहीं जाते हैं। फिलहाल संधि हुई, किसके साथ संधि हुई? क्योंकि जो इतिहासकारों ने लिखा है वही पढ़ेंगे। तो संधि हुई, किसकी संधि हुई? चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की संधि हुई। ये नाम याद करिएगा, काबुल, बलूच और अफगान, ये 3 क्षेत्र उनको दे दिए गए। डन। चल, और एक काम और किया, उसने अपना एक दरबारी कवि या राजदूत बना के किसको भेजा? मेगास्थनीज को। किसने भेजा? सेल्यूकस ने, ठीक है, एक राजदूत भेजा, ठीक है, इसका नाम क्या है? मेगास्थनीज, ठीक। मेगास्थनीज ने क्या किया है? मेगास्थनीज जब भारत आया और कहां रहा? चंद्रगुप्त के दरबार में रहा, ठीक। तो उसने एक बुक लिख दी जिसका नाम क्या है? इंडिका। एक बुक लिखी, इसका नाम क्या है? इंडिका, ठीक। इंडिका बुक में उसने लिखा क्या है? इंडिका में उसमें, मैं इसको शायद फुल फॉर्म में लिख दूं, ज्यादा बेटर रहेगा।
इसमें लिखा क्या है? भारत के नहीं, गुप्त मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। किसकी जानकारी दी है? मौर्य वंश के समझे? मौर्य वंश के शासन की जानकारी दी गई है। देन चलो अब इतना थोड़ा समरी कर लेते हैं। देखो समझो, पहला क्या किया हमने, मतलब चंद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त गद्दी पे बैठे नहीं अभी, पहले किसको हराएंगे? पहले हराएंगे नंद वंश को, और नंद वंश को हरा लेंगे तब कहां बैठ जाएंगे? मगध के राजा हो जाएंगे ना। और जब राजा हो गए तो उन्होंने किधर देखा? पश्चिम की तरफ देखा। पश्चिम की तरफ देखा, बिल्कुल पश्चिमोत्तर भारत में देखा, ठीक है, जहां उनको करना था। तो उधर कौन बैठा था? सिल्युकस बैठा था। तो सिल्युकस से संधि कर ली, कहा कि काबुल, बलूच और अफगान वाले इलाके हमको दे दो, और तुमको हम क्या देंगे? 500 हाथी, ठीक है, वो दे दिया। और कहा क्या, उन्होंने क्या किया? अपनी बेटी का इनसे विवाह करवा दिया। किससे? चंद्रगुप्त से, ठीक है। तो इनका पहला विवाह भी हुआ था? हाँ हुआ था। किससे हुआ था? दुर्धरा से हुआ था, ठीक है। जो इतिहासकार, वहां भी थोड़ा मतभेद है, कुछ जगह पे बहन और कुछ जगह बेटी बताते हैं, बट बहन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा चलता है। किसकी? नंद वंश के धनानंद की, ठीक है, वो बहन है, ऐसा मान्यताएं हैं और ऐसा इतिहासकार बताते हैं। देन फिलहाल ये सब कोई परीक्षा में आने वाली बात नहीं कि बेटी थी कि बहन थी। मुद्दा यह है कि तो नाम याद रखिएगा, पहली पत्नी है, दूसरी पत्नी कौन है? हेलेना है, ठीक। इतना काम हो गया। फिर क्या हुआ? वहीं से एक व्यक्ति आया था, नाम था मेगास्थनीज, ठीक। और मेगास्थनीज ने क्या लिख दी? एक बुक लिख दी, इसका नाम है इंडिका। आगे हम जो भी सोर्स मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी पढ़ेंगे वो लगभग अधिकतर मेगास्थनीज की इंडिका पे बेस्ड होगी। बात समझे? अच्छा एक बात और, ऐसा क्यों कि हम लोग विदेशी जो लोग आए हैं इनको ज्यादा मानते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो दरबारी कवि होगा, इसे कौन लिखेगा? दरबार में राजा का कवि होगा, तो उसको पे कौन करेगा? धन कौन देता होगा? राजा ही देता होगा। तो क्या वो एक्चुअल चीजें लिखेगा? हो सकता है हाँ, और ज्यादातर हो सकता है ना, क्योंकि अरे डर तो रहता ही है भाई, तुम्हारी नौकरी का खतरा है ना, ठीक। कुछ लोगों ने थोड़ा बढ़ चढ़ के लिख भी दिया। तो इसीलिए जो विदेशी, जैसे कोई बाहरी व्यक्ति आए आपके बारे में कहे कि वो आदमी बहुत अच्छा है, तो कुछ अच्छा ही होगी। और आपके मम्मी पापा से कोई पूछे कि आपका बेटा अच्छा है, आपकी बेटी अच्छी है, तो कहेंगे ये अच्छी है, बहुत अच्छी है, उससे अच्छा तो कोई है नहीं। समझ में आ रहा है? इतनी सी बात। तो इसीलिए हम लोग मेगास्थनीज की इंडिका को ज्यादा सोर्स मानते हैं, ठीक। अब आगे हम क्या करेंगे और आगे पढ़ें? चलिए इसको हम हटाते हैं। और यहीं पे अब अगला व्यक्ति कौन होगा? इनका बेटा, ठीक है, बिंबसार नहीं, बिंदुसार। कौन होगा? बिंदु है ये, ठीक है, वो बिंब था। कौन था वो? बिंब, मगध में। यहां पे कौन है? बिंदु। तो एक व्यक्ति हुए, नाम क्या है इनका? बिंदुसार, जो कौन है? चंद्रगुप्त के बेटे हैं, ठीक। बहुत प्रतापी राजा हैं, ठीक, और काफी नाम है इनका, लेकिन ये बेचारे दब गए। पिता भी इनका महान, पुत्र भी इनका महान, तो थोड़ा सा पठा अच्छे राजा है, कम से कम चीजों को बचा के रखा है और विस्तार ही किया है, घटाया नहीं कुछ। बिंदुसार का जो कार्यकाल है वो है 297 से 273, 297 से 273 बीसी, ठीक। ये क्या है? ये शासनकाल है। देन अगला क्या है कि जो दक्षिण भारत है, उसी समय एक जगह पे क्या हो गया? मौर्यों का जो प्रशासन है इन्होंने दक्षिण भारत तक फैला दिया, थोड़ा सा और नीचे चले गए, और कहां तक? कर्नाटक तक, ठीक। मतलब दक्षिण भारत में कर्नाटक तक क्या कर दिया? आज के, अच्छा उस समय कर्नाटक नाम था क्या? नहीं, आज नाम कर्नाटक है। तो यहां पे आगे क्या लिख लीजिए? वर्तमान कर्नाटक,
ठीक, इसको वर्तमान कर्नाटक, वर्तमान कर्नाटक तक क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का पहला काम क्या किया समझ में आया, यहां से उठाया, उत्तर भारत तो हमारा था ही, दक्षिण भारत तक ले गए। ठीक, अगला काम क्या किया इन्होंने, चोल, चेर और पांड्य 3 राज्य हुआ करते थे बच्चा, कहां, दक्षिण भारत में, कहां पे, ये कुछ नीचे वाली जगह दिख रही कि नहीं दिख रही, दिख रही है, ये कौन सी जगह है, ये भारत का, हाँ, कहां का, सदर्न साइड का, दक्षिणी भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का। ये मैं एक चित्र ऐसे बनाने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि आपके समझ के लिए। तो यहां हमारा कुछ कर्नाटक होगा इस जगह पे, लेकिन ये जो जगह है ना, इनका कुछ अलग ही रोल था। आप देखेंगे दक्षिण भारत एक अलग इतिहास है, हम पढ़ेंगे अलग से। ठीक, ये इनकी धुन अलग थी। उत्तर भारत में कोई भी आया हो, कोई भी जो उत्तर भारत में गद्दी पे बैठा है वो लगभग पूरे भारत पर राज किया है, लेकिन दक्षिण भारत हमेशा अलग रहा है। वहां के राजा हमेशा अपने आप को अलग लेके चले हैं, वहां की संस्कृति, कल्चर, सब कुछ हमेशा उन्होंने हमेशा प्रिजर्व करके रखा है। चलें समझे, यहां पे 3 राज्य हैं। पहला राज्य है चोल, ये जो इलाका है, ये इलाका है चेर का, और जो ये इलाका है ये है पांड्य का। समझे, बात समझे नहीं समझे, तो तीनों राज्य आपको समझ में आ गए। देखो मैं लोकेशन इसलिए बना रहा हूं ना कि दिमाग में आपके सेट हो जाए चीजें, कितना रटोगे। ठीक, इसीलिए मैं थोड़ा सा मैप का सहारा ले रहा हूं। और आप भी जब भी तैयारी करिए, जब भी पढ़िए, जब ऐसे भी आते हैं तो एक बार मैपिंग थोड़ा सा रफ में बैठ के से मैपिंग कर लिया करो। ठीक, तो चोल, चेर और पांड्य, इनसे क्या किया, इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध किया। क्या किया, ठीक, और ये विशेषताओं के साथ कौन आगे बढ़ा, इनका जीवन बीत गया। किसका जीवन, बिंदुसार का। इनके जीवन में एक जगह पे विद्रोह भी हुआ था, और विद्रोह को दबाने ये नहीं गए थे। कौन गया था, इनका बेटा, जो उस समय उज्जैनी का क्या था, राज्यपाल था। ठीक, अशोक, और वो दबाने गया था। ठीक है, मतलब सीधा नहीं था उनका, कभी सीधा रोल नहीं था उसमें इनका। उन्होंने भेज दिया था अपने बेटे को, वो जाके दबा के आए थे। तो वही एक विद्रोह मिलता है इनके जीवन में। ठीक है, यहीं से इतना चीज रखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्या, अशोक को। इनकी बात भी थोड़ा समझी कर ले। क्या, पहली बात तो बिंदुसार है महोदय, ये मक्खी बहुत परेशान कर रही भाई इतनी देर से है लगातार। चलो फिलहाल देखो, ये क्लास कर लेते हैं ना। जीवन में कठिनाइयां तो आती रहेंगी, आज कठिनाइयां ना, कोई मक्खी आई हुई। देखो बिंदुसार है, बिंदुसार का पहली बात तो कार्यकाल देख लीजिए आप, इसको याद रखिएगा। 297 से ईसा पूर्व BC तक। उसके बाद वर्तमान में कर्नाटक इन्होंने क्या कर लिया, विस्तार कर दिया। और चेर, चोर और पांड्य, चोल है, चेर और पांड्य है ना। कभी कभी क्या निकल जाता है, चोर निकल जाता है, नहीं, ध्यान से रखिएगा, चोल है, चोल, चेर और पांड्य। ठीक, इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध कर लिए और अपना पिताजी का शासन को और आगे बढ़ाया। ठीक, उसके बाद इनका बेटा आ गया, नाम क्या है उसका, अशोक महान है। अशोक महान लिख दे, बिल्कुल महान, अशोक महान। इनका कार्यकाल कितना है, 268 से 232, 268 से ठीक BC। समझ में आ रहा है। इनके जीवन की थोड़ा सा मैं कहानी बताता हूं, जो अब कहां तक सही है कहां तक क्या है, मतलब
मिलता है इतिहासकार। कहते हैं कि अपने 99 भाइयों को मार के क्या करें, गद्दी पर बैठे। ठीक, कोई इंसान ऐसे ही महान नहीं होता, उसे बहुत लोगों के कंधे पे चढ़ के जाना पड़ता है, रक्त लाल करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा सही नहीं है, बट हाँ ऐसा मानना है कि 99 भाइयों को मार के क्या किए हैं, गद्दी पर बैठे हैं अशोक। ठीक, हले गद्दी पे बैठे हैं तो बैठे हैं, तो बैठे यही है तो पढ़ना इन्हीं के बारे में पड़ेगा, है ना। अशोक के जीवन की सबसे बड़ी घटना, जिन्होंने एक ऐसे अशोक को, जिन्हें इतिहासकार या उस समय के जो भी इतिहासकार रहे हैं वो बताते हैं कि 99 भाइयों को मार के गद्दी पे बैठे हैं, वो अशोक ने तलवार रख दी और कहा भेड़ी छोड़ के धर्म अपना लिया एक समय बाद। और जब वो अपनाया ना, वो एक युद्ध के कारण, नाम क्या था, कलिंग। तो उस समय एक जो सबसे मेन इकाई थी वो क्या थी, एक आप आगे चल के भी आप पढ़ेंगे ना, मैं आपको बांट के दिखाऊंगा कि कहां कहां पे प्रशासन में समझेंगे हम। एक राज्य हुआ करता था तोसली। क्या हुआ करता था, तोसली। मैं आपको थोड़ा सा यहां बताता हूं, आपको फिर थोड़ा सदर्न पार्ट में यहां बना दूं, एक मैप बना दूं सदर्न पार्ट का नीचे से। ये कुछ जगह है ओडिशा वाली, ठीक, और ओडिशा में यही पे एक जगह है, नाम है क्या, कलिंग। समझ पा रहे हैं, कलिंग। और कलिंग का एक किला है बहुत फेमस है, इसी पर क्या हुई थी, इसी को जीतने के लिए एक लड़ाई हुई थी और भयावह लड़ाई हुई थी। ठीक, और उसको जीतने के लिए कौन गया था, अशोक। ये कलिंग, ये आज का तो उड़ीसा है, उस समय इसका नाम क्या था, तोसली। इसका नाम है तोसली। इंपॉर्टेंट, समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम तो ये भी पढ़ते चलना है कि जो उस समय नाम हुआ था तो आज नाम क्या है, या आज नाम ये तो उस समय नाम क्या था। जो भी राज्य रहेगा, अलग अलग जितने भी हम वंश पढ़ेंगे, उन वंश में जो भी हम साम्राज्य पढ़ेंगे, उन साम्राज्य में उस जगह का नाम क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहां पे क्या है कि कलिंग, तोसली, समझ गए, तोसली है, तोसली के अंदर एक किला है जिसका नाम है कलिंग है। ठीक, इसको जीतने के लिए लड़ाई होती है और उस युद्ध में बहुत सारी जनहानि होती थी, लाखों की संख्या में लोग मरते हैं। ठीक, और उससे क्या हो जाता है, अशोक के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। अशोक इतनी जनहानि देखकर वो क्या करते हैं, वो बौद्ध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बौद्ध बन जाते हैं। मतलब ये जो अशोक महान है, ये अब क्या हो जाएंगे, बौद्ध अपना लेंगे। ठीक है, कलिंग दिया, बौद्ध अपना लेंगे। डन। बौद्ध अपनाते ही इन्होंने क्या, भेरी छोड़ दिया। भेरी मतलब युद्ध। इन्होंने क्या छोड़ दिया, भेरी त्याग दिया। और क्या, धम्म मतलब धर्म या शांति को क्या कर लिया इन्होंने, बात समझे। और ये इनके जीवन में अशोक का ऐसा, मतलब साम्राज्य तो बड़ा काफी हो ही गया था, अशोक ने पूरा और आगे साम्राज्य को बढ़ाया। बस वही 2-3 राज्य छोड़ के, कौन, अभी तो बताया था, चोल चय और पांड्य, पूरे भारत पर, अफगान वाले साइड पर अखंड भारत कुछ ऐसे हुआ करता था। आज जब हम बनाते हैं, मैं छोटा सा मैप बनाने का प्रयास करता हूं। आज के कुछ मैप हम ऐसे बनाते हैं। डन। ये कुछ उस समय का ऐसे मैप था पूरा, मतलब बड़ा सा भारत, पूरा अफगान अफगान सब एक में मिला हुआ। आज तो अफगान अलग है, पाकिस्तान अलग है, हम ऐसे बनाते हैं। कुछ यू टाइप का डिजाइन हमारा है आजकल मैप का, है ना। पहले ऐसे हुआ करता था। बात समझ पा रहे हैं। और इसको हमने क्या कहा था, अखंड भारत। ठीक,
अखंड भारत का जो सबसे बड़ा स्वरूप कहीं देखने को मिलता है तो अशोक के समय काल में देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? आज भी हम कहते हैं ना कि हमको अखंड भारत का निर्माण करना है, अखंड भारत चाहिए। अखंड भारत यही तो था। भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जब राज्य हमारे पास था वो समय काल था अशोक का। एक और राजा हुए हैं, उज्जैन के राजा थे, बहुत ज्यादा उनका साक्ष्य नहीं मिलता है। विक्रमादित्य, आपने नाम सुना होगा ना। कहते हैं कि उनके समय में तो हमारी सीमाएं इजिप्ट को छूती थी, मिस्र को छूती थी, ऐसी मान्यताएं। बहुत ज्यादा इतिहास उनका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन हाँ ऐसा कोई राजा का वर्णन है तो ठीक है। मतलब जिक्र नहीं मिलता है मतलब ये नहीं है कि इतिहास में नहीं है, इतिहास में है लेकिन कोई विस्तृत विवरण नहीं है कि उसके बारे में समझा जा सके। ठीक है, डन। तो अब क्या करेंगे अशोक तो धर्म अपना लिए, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ये शिलालेख लिखाएंगे। क्या कराएंगे, अब ये कहेंगे कि राजा की प्रजा कौन है, संतान है। राजा की जो प्रजा है ना, ये राजा की संतान है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, स्नेह करता है, वैसे एक राजा का नियम है, कर्तव्य है कि वो अपने प्रजा के लिए कैसा पुत्र जैसा व्यवहार करे। ठीक, ऐसा अशोक ने कहा और अपने धर्म को आगे बढ़ाया। अपनी बेटी को, नाम बताइए, संघमित्रा को, और किसको, बेटे महेंद्र को कहां भेजा, श्रीलंका भेजा कि जाइए और बौद्ध प्रचार करिए। ठीक है, जानते हैं बात, नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा। इनको कहां भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे। और अशोक ने क्या किया अपने जीवन में, एक बात और, कुछ इतिहासकार का यह भी मानना है कि अशोक का आत्म परिवर्तन हुआ था। कुछ का मानना है आत्म परिवर्तन तो एक जगह, एक बात है, इतना बड़ा राज्य आप लगातार युद्ध करके नहीं चला सकते। और जब आप बड़े युद्ध क्षेत्र के राजा हैं तो आपको तो शांति अपनाएंगे, तभी तो लोग शांति अपनाएंगे। तो शांति से ही बड़ा साम्राज्य चलाया जा सकता है। ये भी इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उनका ये भी एक कहीं ना कहीं एक दृष्टिकोण रहा होगा कि अब इतना बड़ा साम्राज्य हो चुका है तो अब शांति से चलाया जाए। ठीक, और अब आगे हम पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं क्लास। इतना समझ लिया, फिर से एक बार समराइज कर लें। अशोक महान है, इनका डेट है, इन्होंने क्या कर लिया है, कलिंग का युद्ध है, जीता है। कलिंग का युद्ध कहां हुआ था, आज के ओडिशा में हुआ था, उस समय तोसली नाम था। समझ पा रहे हैं? ठीक, डन। चल हटा दे। अब मुझे ये बताइए, अब हम लोगों ने तीनों जो इसके सबसे प्रमुख राजा हैं उनको पढ़ लिया है। चंद्रगुप्त हो गए, फिर कौन हो गया, बिंदुसार हो गए, फिर कौन हो गया, अशोक हो गया। अब हम कुछ समझते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बारे में। क्या समझते हैं, ठीक, मौर्य साम्राज्य के बारे में समझते हैं। मौर्य साम्राज्य क्या है, अभी तक क्या समझ रहे थे, मौर्य साम्राज्य ही समझ रहे थे। अब हम उसके अंदर प्रशासनिक इकाई, शासन कैसे चलता था, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है, प्रशासनिक इकाई। क्या है प्रशासनिक इकाई, क्या, प्रशासन लिख दीजिए, प्रशासन। ठीक, देन कि उस समय का प्रशासन कैसा था। बात समझ पा रहे हैं? अब आप चीज को समझिए। पहली बार बात क्या आई, प्रशासन। प्रशासन मतलब ब्यूरोक्रेसी, ठीक, नौकरशाही। अगर मैं यहां और अच्छे से लिखूं इसको तो क्या लिखूंगा, नौकर सही। आज आप देखते हैं, जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में आज देखते हैं तो हमको लगता है कि जो सबसे बड़े बड़े मंत्रालय हैं, है ना, जितने विभाग हैं, जितने कैबिनेट मंत्री हैं, उतने हर विभाग के क्या है, मुख्य सचिव भी हैं। वो मुख्य सचिव क्या है, वो बहुत बड़ा नौकरशाही तो है। वो ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से वही तो चलाते हैं अपना, जिससे क्या चलती हैं, नीतियां बनाना, उनको इंप्लीमेंट करवाना, ये सब काम उनका है। इसकी जो नींव रखी गई वो कहां रखी गई, मौर्य साम्राज्य में रखी गई। और किसके दिमाग की उपज रही होगी, कौटिल्य, चाणक्य। ठीक, उन्होंने कहा, समझो, कहा कि अब शासन ना बहुत बड़ा हो चुका है, साम्राज्य काफी बड़ा हो गया ना अब, तो इसको क्या चाहिए,
इन्होंने कहा कि इसका एक ढांचा बनाना पड़ेगा, एक एक इंफ्रा होना चाहिए, एक ढांचा होना चाहिए, और वो ढांचा कैसा रहेगा? तो केंद्रीय रहेगा। कैसा रहेगा? केंद्रीय। केंद्रीय को समझते हो? कुछ यूं, यहां कौन होगा? यहां राजा होगा, बाकी सब लोग उसके नीचे होंगे, टॉप। समझे? और इतना बड़ा जब हम चीज चलाएंगे, क्या चलाएंगे, इतना बड़ा जब हम साम्राज्य चलाएंगे, तो हमको जो जरूरी होगी वो किसकी होगी? मंत्री परिषद की भी जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? मंत्री होता है, किसकी जरूरत होगी? मंत्री परिषद की जरूरत होगी। ठीक है, ये यहां लिखिए, इसको मैं बता रहा हूं, रुक जाइए, थोड़ा सा और नीचे लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल में थोड़ा लंबा कर दूं। ठीक, कुछ की जगह पे क्या बैठता था? ठीक, कुछ जगह पे क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। उसके बाद कौन होगा? फिर पुरोहित, सेना, और यहीं पे क्या, युवराज, ये सब यहीं पे शामिल होंगे। क्या शामिल होंगे? यहीं पे, इस जगह पे, यहां पे होंगे पुरोहित, और कौन होगा यहीं पे? सेनापति, और कौन होगा यहीं पे? युवराज। ठीक, समझे समझे? क्या लिख दिया? युवराज। ठीक, समझे? डन। युवराज तो समझते होंगे, युवराज वही जो राजा का उत्तराधिकारी हो, है ना? हाँ, बेटा होना बच्चा जरूरत नहीं कि बेटा ही हो। युवराज का मतलब जो उत्तराधिकारी हो राजा का। जैसे मान लीजिए कि एक क्रमिक व्यवस्था चलती है कि बड़ा बेटा बनेगा, तो बड़ा बेटा अगर राजा नहीं बनाएगा तो छोटा बेटा होगा, उसका सेकंड नंबर बेटा होगा। तो जो युवराज मतलब उत्तराधिकारी, इतना बात दिमाग में रखिए। ठीक, और क्या किया? अब ये तो हो गया, बाकी नीचे क्या होगी? बाकी नीचे आम जनता होगी, छोटे छोटे पदाधिकारी होंगे। बात समझ पा रहे हैं? और मेन काम क्या किया? अच्छा, जो सेना है, पुरोहित है, युवराज है, मंत्री परिषद है ना? यहीं पे एक और चीज तो है, राज्यपाल भी तो है इसी में। क्या है? राज्यपाल, मंत्री परिषद, और आज तक राज्यपाल हमारे यहां चल रहे हैं, है ना? आज भी राज्यपाल होते हैं ना, स्टेट के अलग अलग। यहीं पे एक काम और कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, क्या एक राजा इतना सब कुछ चला पाएगा, देख पाएगा? तो उसको अब क्या बनाना पड़ेगा? ब्यूरोक्रेसी जो बना रहे हैं हम लोग, और यहीं पे अपने राज्य कुछ भागों में बांटना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? बताओ। प्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे? यहां पे, यहीं पे एक जगह पे क्या है, ये इधर रख लीजिए कि प्रांत। चार प्रमुख प्रांतों में क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक, और वो कौन कौन से थे? प्रांत कौन कौन से हैं बताइए? एक तो भी बता ही दिया था, तोसली, तोसाली भी नाम उसका, तोसाली भी नाम है। तो पहले लिख लीजिए तक्षशिला। एक हो जाएगा कौन? उज्जैन। एक क्या हो जाएगा? तो साली। और एक होगा, नाम था उसका सुवर्णगिरी, नाम था। क्या नाम था? सुवर्णगिरी। लिख लीजिए। ठीक, नाम जान गए? क्या क्या नाम है? अब अगर इसका लोकेशन बता दीजिए तो और मजा आ जाए, कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। कुछ का लोकेशन तो आप जानते ही होंगे, स्वाभाविक, ऐसे ही जानते होंगे। पहले तो बात समझिए, मैं एक बार फिर से एक छोटा सा मैप बनाऊंगा, इतना सा बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहां बना दो या उधर ही बनाता हूं।
मैप बन नहीं पा रहा, देखो भाई बहुत खराब बन रहा है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, रुक जाइए, मैप अच्छा नहीं बन पा रहा, ऐसे समझाता हूँ। देखिए, एक तो आपका ये इलाका हो गया ना, ये कौन सा इलाका है? तक्षशिला वाला बच्चा, तक्षशिला नहीं तो था, ठीक है। तो ये तो हो गया तक्षशिला। और तक्षशिला मतलब आपको चीज याद होगा, कुछ हम लोगों ने अभी आगे हम पढ़ेंगे रूट, जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ। तो जो तक्षशिला है ना, ये उत्तरापथ वाले रूट में भी तो है। तो जिसका कब्जा तक्षशिला पे, उसका कब्जा किस पे? उत्तरापथ पे। तो यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, कहां गया तक्षशिला? उत्तरापथ। उत्तरापथ मतलब व्यापार का रोड, उत्तर में जो व्यापार का रोड है, वहां अफगान से लेकर यहां पश्चिम बंगाल तक जो सीधा ऐसे, इसे तो कहेंगे उत्तरापथ। ठीक, अगला और क्या होगा? एक और जगह है यहीं पे, इस जगह पे, ये मध्य प्रदेश वाला इलाका होगा हमारे यहाँ का, होगा नहीं होगा? तो यहीं पे जगह है, तो यहां पे पहले हम ऐसे थोड़ा सा कोड कर देते हैं तक्षशिला, मैं टी से कोड कर देता हूं, ठीक। यहां पे मैं यू से उज्जैनी, और उसी की राजधानी है क्या? अवंती। जानते हैं कि अवंती राज्य है, राजधानी उज्जैनी है। अवंती राज्य है, राजधानी है ना उज्जैनी, ठीक। बात समझे? तो वहीं पे मैंने क्या कोड कर दिया? उज्जैनी। बात समझ गए? उज्जैन। अगला है दक्षिणापथ। क्या है? दक्षिणापथ। आपको एक इलाका ये भी या तो याद होगा पीछे भारत का, ये, और ये कुछ जगह होगा कर्नाटक वाला, अभी बताया था। यही वो जगह, इसका नाम क्या है? सुवर्णगिरी। और यही वो जगह है सुवर्णगिरी, जिसके अंडर में क्या है? दक्षिणापथ। बेटा दक्षिणापथ उत्तरापथ बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, आगे क्लासों में ये बार बार आएगा। मैं आपसे बताऊंगा कि दक्षिणापथ पे इनका कब्जा हुआ, उत्तरापथ पे हुआ, तो आपको तुरंत दिमाग में लाना है कि दक्षिणापथ मतलब ये रोड, उत्तरापथ मतलब वो रोड। बात समझ पा रहे हैं? हाँ, तो बहुत ध्यान से, इसीलिए मैं देखो थोड़ा सा ना, जितना भी मैप हो पा रहा है मैं प्रयास कर रहा हूं। डन। अगला एक बहुत फेमस जिसके बारे में बात हो रही थी, नाम तो क्या था? कलिंग। ये वाला कुछ उड़ीसा वाली जगह है, तो यहां पे एक जगह होगी, इसका नाम क्या है? कलिंग, मतलब तोशाली। ठीक, तोशाली। हो गया फाइनल? चीज समझ में आई नहीं आई? आई। तो हमने क्या पढ़ लिया कि मंत्री परिषद बनाई गई, उसमें राज्यपाल है, समझे ना? प्रांतों के राज्यपाल कौन होते हैं? ये, अगर 4 प्रांत हैं तो 4 ही क्या है? राज्यपाल है। और आपको याद होगा राज्यपाल किसे बनाया जाता है? भाई अपने बेटे को राज्यपाल बनाया, इसका मतलब राज्यपाल का पद बहुत बड़ा है, समझे ना? तो जो जो राज्य थोड़ा डिस्टर्बेंस होता होगा, वहां सबसे उच्च, सर्वोच्च, अच्छे सेनाधिकारी को भेजा जाता होगा, या उनका युवराज हो या जो भी हो, मतलब गवर्नर कोई बहुत योग्य व्यक्ति बनाया जाता होगा, बनाया जाता होगा ना, कि नहीं बनाया जाता होगा? फाइनल। चलो अब अगला समझते हैं। अगला हो गई क्या? राज्य व्यवस्था। क्या हो गई? प्रशासन समझ में आया? ठीक, केंद्रीय प्रशासन है, मतलब राजा को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी पत्ता हिलेगा तो जानकारी किसको होगी? राजा को होगी। कौन बताएगा? मंत्री बताएंगे, सेनापति बताएंगे, पूरी टीम बताएगी, पुरोहित बताएंगे, और कौन बताएगा? पूरा मंत्रिमंडल इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि राजा तक हर सूचना पहुंचे। बात समझे? अगला समझो। फिर सबसे मेन क्या है? राज्य की राजस्व व्यवस्था, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। प्रशासन इंपॉर्टेंट, उसके बाद प्रशासन चलेगा किससे? राजस्व। समझ पा रहे हैं? मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, आपको और आसानी हो रही है थोड़ा सा। नंबर 1 और
नंबर 9, राजस्व व्यवस्था। अब राजस्व व्यवस्था में क्या होता है, कर की बात हो रही होगी, राजा को कुछ टैक्स चाहिए, टैक्स कितना होगा, तो कृषि कर का 1/4 और एक 1/6 भाग और 1/4 भाग, मतलब कृषि का 1/4 और 1/6। ये क्या था, ये कर का दर था। अब 1/4 1/6 तो समझ ही रहे हो, है ना, मतलब चौथा हिस्सा और छठा हिस्सा, ठीक, ये टैक्स के रूप में लिया जाएगा। उस समय बहुत से, अब एक बात समझो, कृषि हो रहा होगा तो कुछ निर्माण भी हो रहा होगा, सेकेंडरी फॉर्म भी चल रहा होगा, और प्राथमिक में आता ना कृषि, तो सेकेंडरी अर्थशास्त्र पढ़ा है थोड़ा होता, ठीक, आगे पढ़ेंगे भी क्लासों में, आप लोग तो पढ़ ही चुके हो ऑफलाइन, तो है ना। तो अर्थशास्त्र में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा ही है, तो जब प्राइमरी होगा उसे तो सेकेंडरी बनेगा, तो सेकेंडरी जो होगा उद्योग होंगे कुछ, उद्योग पर किसका नियंत्रण है भी तो जरूरी है, तो उद्योगों पर केवल राज्य का नियंत्रण है, किसका, सीधा नियंत्रण किसका है, राज्य का, ठीक है। तो यहां पे हम लिख ले एक और पार्ट में, उद्योग पर राज्य का नियंत्रण। ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बोल दे रहा हूं, आगे मैं ऊपर लिखूंगा भी, हटा दे रहा हूं, ठीक है। उद्योगों पर लिख लीजिए ऐसे, उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण, ठीक है। और उसमें क्या है, उद्योग कैसे, जैसे खनन, नमक उत्पादन, वानिकी, इन तीनों चीज पर क्या एकाधिकार रखा गया, मतलब केवल एक ही राज्य का, केवल, और कुछ नहीं, क्या है, नमक, खनन और वानिकी। ठीक है, अभी हमने बात कर थी किसकी, नौकरशाही की, तो नौकरशाही में सबसे टॉप पे कौन बैठा है, ये तो पढ़ा जाएगा, है ना। अब देखो, हर नौकरशाह में क्या, अभी तो बताया कि नौकरशाह उस समय का, जैसे आज का क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे है, वैसे राज्यों का जो हेड होगा, जो अधिकारी, उसे तो कहते होंगे नौकरशाह। तो उस समय का जो सबसे बड़ा नौकरशाह है, उसमें से एक का नाम क्या है, समाहर्ता। समाहर्ता क्या नाम है, ये कौन है, ये मुख्य कर अधिकारी है, किसका अधिकारी है, समझे बात, जैसे आज राजस्व का चीफ सेक्रेटरी, है ना, बात समझ लो, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मतलब एक चीज तो और भी समानता आपको आ रही होगी कि जो चीज आज हम देख रहे हैं, जो इनके हेड जो नाम है, वो कहां से निकल के आए हैं, सब मौर्य प्रशासन से, मगध से निकल के आए हैं भाई, देख रहे हो, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, आज तक हमने नाम वही रखे हैं लगभग। अगला नाम क्या है, अगला नाम इसमें है सन्निधाता, एक नाम और है सन्निधाता। ये कोषाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष और कर अधिकारी दोनों अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है भाई। मतलब ये क्या है, कर लाना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कर को, कोष को, जो कोष आया हुआ है धन, उसको सुरक्षित रखना इनकी जिम्मेदारी है। ये दो मुख्य अधिकारी हैं, ऐसे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग क्या है, अधिकारी है। एक काम करेंगे, मैं इसकी ना पूरी लिस्ट उठा के अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। और जो टेलीग्राम का चैनल जो है, उसका लिंक आपको यूट्यूब के कहां पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दी जाएगी, तो आप सीधा जाके वहां से ले लीजिएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और उसमें से जो प्रमुख होंगे वो भेज दिए जाएंगे, उसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में खूब पूछा जाता है। डन, और आगे बढ़े, अगला हम समझते हैं सैन्य संगठन। अब क्या आगे,
सैन्य। सैन्य विभाग कैसा है? तो उस समय क्या है? पैदल है, सेना है, घुड़सवार है, क्या है? पैदल है, सेना है, और क्या है? घुड़सवार है। ठीक, बात समझे? और एक और विभाग है बहुत प्यारा सा, नाम क्या है उसका? गुप्तचर विभाग। कौन सा विभाग? अब एक बात समझो, हमने पहले क्या देखा? प्रशासन देखा, फिर क्या देखा? प्रशासन के बाद राजस्व देख लिया, फिर क्या? उसी में उद्योग देख लिया किसके नियंत्रण में रहेगा, फिर सैन्य देख लिया। अब जब ये सब जिसके पास हो जाएगा, उसको सबसे बड़ी जरूरत किसकी पड़ेगी? खुफिया की, जासूस की। क्या हम जितना काम कर रहे हैं, क्या वो सब सही से चल रहा है? क्या कोई संगठन तो नहीं एक्टिव हो रहा है जो देश विद्रोह में हो या देश विरोधी हो? क्या हमारी चीजें ग्राउंड लेवल तक जा रही हैं? तो उसके लिए क्या बनाया गया? गुप्तचर विभाग। गुप्तचर क्या होते थे? गुप्तचर, समझे? और गुप्तचर क्या करते थे? जासूसी करते थे, और क्या करेंगे भाई? और दो टाइप के गुप्तचर थे। कितने टाइप के? दो, टाइप 1 और टाइप 2। एक का नाम था संस्था। क्या नाम था? संस्था। एक का नाम था संचरा। पहला नाम क्या था? संस्था, और दूसरे का नाम संचरा। संस्था क्या करते थे? ये एक ही स्थान पर रहते थे। मक्खी आज बिल्कुल दुखी करे है ना? कोई नहीं, कोई नहीं, बाधाएं जीवन में ऐसे ही आती हैं, है ना? चलो, एक ही स्थान पर देखो, समझो, मैं समझाता हूं थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे विभाग अपने यहाँ भी चलते हैं, एक्टिव हैं, खुफिया विभाग, जासूस लोग हैं भारत में, भारत सरकार के भी हैं, अन्य देशों के सरकार के भी होते हैं। कुछ हमारे जासूस कैसे हैं? अभी एक मूवी आई थी, आपने देखी, धुरंधर, उसमें ये दिखाया गया था कि जासूस गया वहां पे, तो वहां पे जासूस गया है और एक ही जगह पे रुक गया है, ठीक है? और एक जासूस ऐसे भी तो होते हैं, आईबी, इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं। आपने सुना होगा कि भैया वो उस मोहल्ले में 3 साल से क्या था, नहीं 3 साल से पागल बना घूम रहा था। अचानक से उसने क्या कहा, पूरी पुलिस बुला ली और लोगों को किडनैप नहीं करवा लिया, पकड़वा लिया, मतलब रंगे हाथ पकड़ लिया। सुना है चीज? या किसी पान की दुकान खोले 6 साल से, 8 साल से यही बैठे हैं, कर क्या रहे हैं? गुप्तचरी, रिक्शा चला रहे हैं। अजीत डोभाल सर के बारे में आपने सुना होगा कि जब खलिस्तान की मांग बहुत तेज थी, तो यही इंडिया गेट पे भैया रिक्शा चलाते थे, एक आईपीएस अधिकारी। ठीक, तो ये जो चीजें होती हैं, जो एक जगह पर रुक की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? संस्था। एक है संचरा। संचरा क्या है? इसमें जो दिखाया गया है, जैसे आपने अभी धुरंधर में क्या दिखाया गया कि वहां गए, वहां इन्होंने अपना काम किया और वापस आ गए होंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे, वहां काम करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। जो ऐसे काम करते हैं उन्हें संचरा कहते हैं। बात समझ में आ गई? डन। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, ऐसे, मतलब उनको एक टारगेट दिया जाता है, टारगेट पूरा देन वापस, एक टारगेट देन पूरा देन वापस, ठीक है? और जो ये लोग होते हैं संस्था वाले लोग, ये बैठे रहेंगे, एक टारगेट को पूरा करेंगे, फिर इंतजार में रहेंगे, दूसरे पूरा करेंगे, फिर इंतजार में रहेंगे, तीसरे, ऐसे। फाइनली अगला हम समझते हैं अशोक का क्या है? धम्म। और धम्म के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। क्या है उसमें? धम्म में उनका नैतिक आचार संहिता है, दया है, और क्या करेंगे? अहिंसा, इस सब पे जोर देंगे। अगला क्या होगा? अगला शिलालेख है। क्या है? किसका शिलालेख? अशोक का। समझिए, अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख में सबसे बड़ी बात यह है कि समझते शिलालेख है क्या, इसका मोटिव क्या था। देखो समझो, जैसे कोई बड़ा सा राज्य है ना, पूरे देश में फैला है, अब राज्य बड़ा हो गए थे तो समझ चुके हो आप लोग। पूरे राज्य में उस समय कोई अखबार तो था नहीं, ऐसा कोई सोशल मीडिया तो है नहीं, बात समझ पा रहे हो? तो उन्हें किया राजा का संदेश कैसे आम जनमानस तक जाए, तो उन्होंने कुछ मेन जगह चुने या चुनते गए समय के साथ, और वहां पर क्या कर लिया, मान लो इतना बड़ा शिलालेख, मतलब शिला मतलब चट्टान, पत्थर, उस पर क्या कर दिया, कुछ लिखवा दिया। क्या लिखवा दिया? राजा का संदेश, संदेह नहीं संदेश, जो राजा का मैसेज था, किसके लिए? जनता के लिए। किसे समझो,
अगर मान लो कि राजा को टैक्सेशन अभी अपनी गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट है, मोदी जी अभी गवर्नमेंट में है, जैसे कि पीएम है मोदी जी। अब प्रधानमंत्री को अगर ये कहना है कि देखो कल से किसी एक्स चीज पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो तुमको कैसे पता चलेगा? आज तो चिट्ठी आ जाती है, लेटर वायरल हो जाता है, उस समय लोग कैसे जान पाए? जो ऊपर वाले अधिकारी रहेंगे वो नीचे वसूला करेंगे, ऊपर रख लेंगे उसको जेब में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखवा दिया ऐसे कि राजा ये कह रहे हैं, राजा का मानना ये है, इस चीज पर टैक्स इतना होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, वो आए थे महात्मा बुद्ध का जन्मस्थली, ठीक है, लुम्बिनी। लुम्बिनी गए थे तो वहां के कर को उन्होंने कम कर दिया था, तो वहां भी एक शिलालेख लगवाया और बताया कि यहाँ के लोगों से कर टैक्सेशन कम लिया गया, 1/4 लिया जाने लगा, 1/6 आई थिंक वहां पे लिया जाने लगा। इसका मतलब पहले वहां पे ज्यादा रही होगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो शिलालेख का मतलब समझ गया। एक बात और, मैं दो चीज कह रहा हूं आपसे, एक शिलालेख और एक अधिकारियों के नाम, टेलीग्राम में चले जाएंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी शिलालेख हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आप वहां से मिल जाएंगे। ठीक है, लेख की कुछ चीजें और जान लीजिए। लेख मिले कहां हैं? लेख मिले हैं लेख, मैं और ऊपर लिखता हूं, यहां शायद चीजें आपको स्पष्ट ना हो। लेख, लेख में दो चीजें हो सकती हैं। एक क्या हो सकती है, एक होगी भाषा, है ना, एक होगी लिपि। एक तो होगी और कुछ होगी, भाषा और ठीक लिपि। डन। लिपि कैसी है इनकी? तो लिपि इनकी है ब्राह्मी। क्या है? ब्राह्मी। अगला कौन सी लिपि है? ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी। बात समझे? ब्राह्मी और कौन? ग्रीक, अरमाइक। भाषा, पहला प्राकृत, क्या? ग्रीक और अरमाइक। अरमाइक, ठीक। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वहीं लिखा दे रहा हूं, बाकी जो चीजें हैं जैसे मैं वो करवाऊंगा क्या, अगर मैं सब नाम लिखूंगा क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूं ना कि वो चीजें मैं कहां भेज दूंगा, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये चीजें यहाँ पे नोट कर लीजिए। डन हो गई फाइनल। अगला आप वास्तुकला पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या पढ़ लेते हैं? वास्तुकला, ये भी देख लीजिए। वास्तुकला, इनके वास्तुकला का सबसे जो जबरदस्त उदाहरण मिलता है वो क्या है? मौर्य स्तंभ कला इनकी है। क्या है? अशोक के स्तंभ देखा है? इनकी कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, और उस पे जो पॉलिश किए गए हैं, जो बलुआ पत्थर बना है, जिस बलुआ पत्थर से, किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है और पॉलिश की गए। पॉलिश बच्चा इतनी उच्च कोटि की है उस समय की कि आज भी अगर आप देखोगे ना तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। ठीक, तब बनाई गई है। ईसा पूर्व की बात चल रही है, अभी हम लोग एडी में है और 2026 में प्रवेश कर गए हैं, है ना, ये स्थिति है। और आज तक क्या है, आज तक बिल्कुल न्यू पॉलिश लगती है। ठीक, इन्होंने क्या किए हैं, इन्होंने कुछ स्तूप बनवाए हैं। क्या बनवाए हैं? स्तूप। स्तूप कैसे? बौद्ध वाले। देखो ना, इनको जब ये बौद्ध हो गए, कौन? अशोक, तो इनको कहीं से अवशेष मिल गया। किसका? महात्मा बुद्ध का। वो जो राख उनकी थी जो कई जगह दफनाई गई थी वो मिल गया इनको। तो उसको इन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर क्या किया, उसको कहा कि जगह जगह पर रखो और वहां पे एक बौद्ध स्तूप बनवा दो। बात समझे? आप लोगों ने नाम सुना होगा एक बहुत फेमस सांची का स्तूप, सुना है? स्तूप में
सांची सुना है, नहीं सुना? ये इनका कैसा अवशेष है? शारीरिक। एक बात और जान लीजिए, जहां पर बुद्ध के अवशेष में, जहां पे उनके भगवान जो महात्मा बुद्ध है उनका जो अवशेष है, जो शारीरिक अवशेष जहां पे दफना कर और स्तूप बनाए गए हैं, उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं, और वैसे केवल स्तूप कहते हैं, बौद्ध स्तूप कहते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और क्या करवाया इन्होंने कि अशोक और दशरथ दो राजा इनके हुए ऐसे। कौन से? अशोक और दशरथ इन्हीं के वंश के हैं, परेशान मत हो जाइएगा। मौर्य प्रशासन में एक राजा है दशरथ, ठीक है। आगे अशोक के बाद के इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बराबर जो हिल्स है ना बिहार में, बराबरी की पहाड़ियां सुना है आप लोगों ने बिहार में, है ना? वहीं पर क्या किया इन्होंने? वहां पर पहाड़ थे तो पहाड़ में गुफाएं बनवाई हैं। क्या बनाई हैं? गुफाएं बनवाई हैं। किस लिए? कि कुछ लोग जाएं और वहां रहें, ठीक। अब एक चीज और जान लीजिए, लास्ट, क्या किसी भी राज्य का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तो पतन पढ़ लेते हैं। किसका पतन? मौर्य साम्राज्य का पतन, ठीक। पहली बात तो दुनिया में एक बात जानिएगा, हमेशा कुछ टॉपिक है इसको सूत्र समझिए। क्या समझिए? सूत्र। जब भी किसका साम्राज्य का पतन हो रहा होगा यही लगेंगे, उत्थान में भी कुछ चीज लगते हैं। तो पहला क्या होगा? कमजोर उत्तराधिकारी, ठीक। आर्थिक दबाव, दूसरा क्या होगा? क्षेत्रीयतावाद का उदय, किसका उदय? क्षेत्रीयतावाद, जैसे समझो। और अंतिम मौर्य राज्य की हत्या। अधिकतर देखा होगा जब साम्राज्य जब खत्म होता है तो अंतिम राजा की हत्या कर दी जाती है, कोई गद्दी बैठ जाता है। अभी देखेंगे भविष्य में, अब जब पढ़ते चलेंगे वो देखेंगे, ठीक है। समझते हैं? थोड़ा सा समझिए। पहली बात तो कमजोर उत्तराधिकारी हो गए तो क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। आर्थिक दबाव, आर्थिक दबाव क्यों हुआ होगा यार? जब अशोक ने जब धर्म अपना लिया होगा, ठीक है, तो धार्मिक जब कहा कि हमारी प्रजा संतान है, तो क्या संतान से बहुत ज्यादा तो कर आप ले नहीं पाओगे, ठीक है। तो कर धीरे धीरे क्या हुआ होगा? सिकुड़ता गया होगा। और क्या होगा? युद्ध आप नहीं कर रहे हो, नए जब नए युद्ध नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो जैसे महंगाई बढ़ी होगी उस हिसाब से बढ़ती रहती हैं चीजें। महंगाई उस समय तो बढ़ी होगी, लेकिन अभी टैक्सेशन उतना ही रहा होगा, लगातार घटता। आगे वाले राजा कमजोर रहे होंगे, बड़े निर्णय ले भी नहीं पाए होंगे। जब सरकारें कमजोर होती हैं तो बड़े निर्णय डरती है ना कि बड़े निर्णय ना ले, ठीक। ये कर लिया होगा। फिर क्या हुआ? क्षेत्रीयवाद का कहते हैं कि अशोक ने भाई कलिंग के बाद उन्होंने रख दिया था यार, और बाद में जो उन्होंने चलाया अपना कार्यकाल लगभग 30 वर्षों का, क्या उसमें हथियार उठाए उन्होंने? नहीं उठाए। किसी ने किया था शायद, गुजरात में कुछ वंश के लोगों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। एक बड़ा फेमस ही कथन है, आप लोगों ने शायद सुना होगा। अशोक का एक स्टेटमेंट था कि हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूले, ठीक। और ये स्टेटमेंट जब गया होगा उस राजा के पास तो चुपचाप से सरेंडर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन जो सोचो कि 30-30 साल 40-40 साल जहां शून्यता रही होगी, जिनको भी इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया होगा, जब इनका शासन कमजोर पड़ा होगा तब उनके बच्चे भी तो आए होंगे और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ होगा। और आगे चल के हम मौर्योत्तर में ही देखेंगे छोटे राज्यों का उदय हो गया। इसी को कहते हैं क्या? क्षेत्रीयतावाद का उदय। ये टॉपिक समझे? और फाइनली क्या हो गई?
अंतिम और नाम क्या था? बृहद्रथ। कि क्या हो गई? किसने कर दी? पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग ने क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, वो सन कौन चल रहा था? 185 ईसा पूर्व, 185 बीसी। ठीक, इतनी सी बात थी। अब आप समझिए, समराइज करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया अशोक, 2 मिनट समझते हैं पूरा क्लास का समरी। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया चंद्रगुप्त मौर्य, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया बिंदुसार, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया अशोक, फिर उसके बाद इन लोगों के हम लोग आ गए प्रशासन वाले ढांचे में आ गए। पहला हमने पढ़ा प्रशासन, फिर हमने पढ़ा टैक्स, फिर हमने पढ़ी सेना, उसी में हमने अंदर इसके पढ़ा था उद्योग, है ना, जिसमें क्या था? एकाधिकार था। किसका? राज्य का। प्रशासन कैसा है? केंद्रीय है। केंद्रीय क्यों है? क्योंकि मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल में अलग अलग राज्य विभाग बनाए गए हैं, हर विभागों के हेड अधिकारी बनाए गए हैं, जिसे हम नौकरशाह बोलेंगे। नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, यही ना। इतने बड़े राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया गया है। प्रांतों का नाम तक्षशिला, उज्जैनी, सुशाली, सुवर्णगिरी। ठीक है, ये 4 में किया गया है। उसके बाद हम लोगों ने फिर क्या पढ़ लिया था? फिर हमने पढ़ा कि राज्य क्या होगा? पतन नहीं बच्चा। जब ये सब हो गया तो जासूस में संस्था और संचरा पढ़ लिया, है ना। और लास्ट हम लोगों ने फिर क्या देखा कि पतन कैसे हुआ, ये भी देख लिया। हाँ, कला और संस्कृति तो देखी, शिलालेख भी तो समझे, है ना। ये सब देख के और लास्ट में क्या समझा हम लोगों ने? पतन समझ लिया कि कैसे ही किसी राज्य का क्या होगा? पतन होगा। ठीक, तो यहीं तक आज की क्लास रहेगी और हमारा अब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ। ठीक, 2 चीजें मैंने वीडियो के बीच में ही बताई थी, आपके क्लास के बीच में ही बताई थी, मैं और बता दे रहा हूं। इसमें 2 चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। एक तो भेज दूंगा प्रशासनिक अधिकारों, जो अधिकारी हैं, जो हेड हैं, उनको भेज दूंगा, और दूसरा अशोक के स्तंभ लेख भेज दूंगा। ठीक है, ये दोनों आप अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और अपने अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।